बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? बताइए एक बार, आवाज़ अब तक आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार। राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून। एक डाउट है, हाँ बताइए सर, क्या डाउट है सौरभ? गुड आफ्टरनून। हाँ, वर्कशीट आ जाएगी भाई। जो हम लोग पीवाईक्यू कराते हैं, अब आगे से उन पीवाईक्यू को क्लास में ना करा के आपको वर्कशीट के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वर्कशीट के आपके मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं, तो हमने बात की तो पता लगा कि उनको आपको क्लास में दे देना है। तो अब हम आगे से क्या करेंगे, आपको वर्कशीट के रूप में वो जो हम लोग सवाल बनाते हैं, उन सवालों को आपके ग्रुप में दे देंगे, आपको दे देंगे। उसी को वर्कशीट मान के आपको पीवाईक्यू को लगाते रहना है। ठीक है, चलिए और कोई बात है? वर्कशीट का जवाब मैंने दे दिया इंद्रपाल। वर्कशीट का जवाब मैं दे चुका हूँ। और कोई सवाल है किसी का? कितना घंटा पढ़ने से हो जाएगा? भैया पढ़ते रहिए, घंटा वंटा कुछ नहीं होता है। अपने सिलेबस को ढंग से तैयार कर लीजिए। कोई 1 घंटे में ढंग से कर लेता है, कोई 4 घंटे में पढ़ लेता है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। और पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने आवर्त सारणी शुरू की थी। आइए अब मैसेज करने पर ध्यान ना दें, अब आप इस बात पर ध्यान दें। अब मैसेज पर ध्यान ना दें, ये आवर्त सारणी आपको पढ़ाई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोगों को 2, 3 या 4 दिन, 4 दिन भी इसमें लग सकते हैं आवर्त सारणी में। क्योंकि ये आप ऐसा मान के चलते हैं कि रीढ़ की हड्डी है केमिस्ट्री की। अगर आप इस रीढ़ की हड्डी को पकड़ लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए मैं आपको इसको समझाना शुरू करता हूँ। हो सकता है कि आपने बचपन में कई बार आवर्त सारणी का 9th और 10th में, प्लीज अब इधर कमेंट बॉक्स में प्लीज ना लिखें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उधर मेरा भी ध्यान जाता है और मैं बढ़िया फोकस से फिर पढ़ा भी नहीं पाता हूँ। क्लास के अंतिम समय में मैं फिर से आपके कमेंट्स को लूंगा। एक बार मेरे को पढ़ाने दीजिए, आप सभी भी पढ़ने पर फोकस करिए। ठीक है अच्छा, ये हम लोगों ने, आपने 9th और 10th की क्लास में, जो हम 10th क्लास में आते हैं, तो 10th क्लास में हम इस आवर्त सारणी को देखते थे। अब हमें क्या करना है, इस आवर्त सारणी से हमारे कई सवाल आते हैं, कई प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की बात तो सबसे बाद में आती है। सबसे पहली बात ये आती है कि एक बार क्यों ना हम इस आवर्त सारणी के टुकड़े कर लें, एक बार हम इसकी परत परत को देख लें कि वास्तव में जो आवर्त सारणी है ये क्या समझाना चाहती है। तो हमने पिछली क्लास में आपको आवर्त सारणी को ये बताया कि एक ऐसी सारणी जिसके कुछ समय बाद, कुछ तत्वों के अंतराल के बाद दोबारा से उसके तत्व रिपीट होना शुरू कर जाते हैं, तत्वों के गुण रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसे आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त का मतलब क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है दोहराव। आवर्त का मतलब होता है दोहराव। तो यहां से एक बात निकल कर आई कि आवर्त या पीरियड जिसे आपने कहा, इसका मतलब हुआ दोहराव। तो दोहराव से आवर्त सारणी, वह आवर्त सारणी जिसमें लगातार तत्वों के दोहराव होता होगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में दोहराव आता होगा, उस ऐसी टेबल को, उस एक ऐसी सारणी को हम लोग आवर्त सारणी कहेंगे। पहली बात तो इसके नाम से ये निकल कर आई। अच्छा सर, फिर दूसरी बात हमने कहा सर इसके हमें कुछ गुण पढ़ने हैं, लेकिन गुणों से पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों
ये जो ऐसे आप देखेंगे, ये ऐसे कुछ ब्लॉक बने हुए हैं, ये जो ब्लॉक ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे डब्बे करके जो बने हुए हैं, इन खड़े हुए डब्बों को आप समूह कहते हैं, या इन खड़ी हुई पंक्तियों को समूह कहते हैं, जिसे ग्रुप कहा जाता है, जिसे ग्रुप कहा गया। और इनकी संख्या मैंने आपको बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी संख्या 18 है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कमेंट आप प्लीज ना लिखें, 2 मिनट के लिए मेरे को पहले पढ़ाने दीजिए, आप भी पढ़ने पर फोकस करिए। कोई बात नहीं समझ में आएगी तो एक नहीं, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, प्लीज पढ़िए। अच्छा, फिर आपने कहा सर ये ऐसे करके कुछ लाइनें होती हैं, ऐसे एक आवर्त ये हो गया, सर दूसरा आवर्त ये हो गया, ऐसे करके कुछ ऐसे भी कुछ डब्बे होते हैं। हाँ सर, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग आवर्त कहते हैं। ऐसी पड़ी हुई पंक्तियों को हमने आवर्त कहा और खड़ी हुई पंक्तियों को हमने क्या कहा? समूह कहा। तो हम इस बात को समझ पाए कि सर खड़ी हुई जो पंक्तियां थी वो 18 थी, और जो खड़ी हुई पंक्तियां थी वो जो 18 थी, और जो पड़ी हुई है ऐसे ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं, ऐसे जो लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें हमने नाम दिया कि ये आवर्त हैं। इन्हें हमने नाम दिया आवर्त हैं। अच्छा, यहां से आगे पढ़ने के लिए निकले। हमने कहा सर कि ये जो खड़े हुए हैं ये 18 हैं, और जो पड़े हुए हैं ये आपके जो है 7 हैं। पड़े हुए जो है 7 हैं, तो आपके समूह की संख्या 18 हो गई, और जो खड़े हुए जो आपके तत्व हुए, पड़े हुए जो तत्व हुए, उनकी आवर्त जो हो गए वो 7 हो गए। 2 बात आपने यहां से समझी। अगली बात आपने कहा कि सर पहले, ध्यान से सुने, कि पहले आवर्त में, अब देखो एक बच्चा लिख रहा आवर्त क्या होता है, हैं? इतनी बेवकूफी की बात करोगे, कितनी बार बता रहा हूं। पहले सवाल आया कि पहले आवर्त में, चलिए बताइए, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? बताइए, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ये पहला आवर्त है, पहला आवर्त है। अगर सवाल ये पूछे कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? एक बात हो गई। दूसरी बात, सर दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 बात, ठीक है। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ये बात। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे कि 7 आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 7 आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो जब आप देखेंगे तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, ये हीलियम, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, ये यहां से शुरू होगा, यहां जाएगा। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी? फिर 8 हो जाएगी। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18, पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या फिर 18, और छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 और 32 हो जाएगी। छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 और 32 हो जाएगी, 32 और 32 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 32 और 32 हो जाएगी। सर कैसे 32 इसमें क्यों हो रही है? क्यों, यहां पर एक तत्व है जिसका नाम लेंथेनम है छठे आवर्त में, सातवें आवर्त में एक तत्व है जिसका नाम एक्टेनम है। सर लेंथेनम जैसे ही कुछ गुण रखता है, लेंथेनम जैसे ही कुछ गुण रखते हैं, और अन्य 57वें नंबर पर जो आप 55, 56, 57वें नंबर पर जब आप जाएंगे, तो लेंथेनम जैसे ही कुछ गुण रखते हैं 14 और तत्व, और इन्हें कहा जाता है लेंथेनोइड। तो 18 तो पहले थे ही थे इसमें, 14 इसमें और जुड़ जाएंगे, तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 हो जाएगी। छठे आवर्त में तत्वों की संख्या 32 हो जाएगी। फिर आप सातवें आवर्त में जाएंगे, और सातवें आवर्त में यहां से यहां तक लेकर आपको तत्वों की संख्या 18 दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही आप एक्टेनियम पे जाएंगे, एक्टेनियम जैसे और 14 तत्व हैं, और 14 तत्व हैं जो क्या करते हैं, जो एक्टेनियम जैसे ही गुण रखते हैं, उन्हें एक्टेनोइड्स कहा जाता है। तो सर 18 में 14 जोड़ेंगे तो फिर ये संख्या 32 हो जाएगी। अब अगली बार आपसे कोई क्लास में ये पूछे, कहीं पर ये पूछे कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी कितनी है, तो हम बताएंगे कि पहले आवर्त में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32 है, सातवें में 32 है। बात समझे? यहां से आगे चलते हैं यहां से आगे चलते हैं। जब हम यहां से आगे चलेंगे, तो यहां से आगे चलने पर हम लोग अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है संयोजकता, जिस टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी के गुण, और उसमें पहली बात चल रही थी संयोजकता। चलिए आइए,
इस आवर्त सारणी को हम लोग यूज करते चलेंगे और देखते चलेंगे। तो पिछली क्लास में जब मैं आपसे मिला था तो हम लोग यहां पहुंचे थे, आवर्त सारणी के गुण। ये आपको पढ़ा रहा था मैं पिछली क्लास में। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। पिछली क्लास में हम यहां आए थे और पहला गुण जो हमने लिया था उसका नाम था संयोजकता। उसका नाम था संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी। और पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में, किसी भी परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है वो ये तय करती है कि किसी भी परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की, पिछली क्लास में लिखवाया था, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की संयोजकता को तय करती है। ये हो चुका था, परमाणु की संयोजकता को तय करती है, तय करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बात से यह तय होगा, इस बात से यह तय होगा कि यहां पर किसी भी परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। तो चलिए लेते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उस एग्जाम्पल के आधार पर हम पूरी आवर्त सारणी को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन का लिया था। जब आपने हाइड्रोजन का लिया था तो आपने कहा था इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर कोई भी तत्व, अगर कोई भी तत्व जो न्यूट्रल होता है, ये लिखवा चुका हूं आयुष पहले, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अगर कोई भी तत्व जो न्यूट्रल होता है उसमें क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी तो इसका मतलब यह होगा कि संयोजकता 1 होगी, संयोजकता 1 होगी। फिर आपने कहा था सर लिथियम को लेते हैं। जब हम लिथियम को लेने पहुंचे तो आपने कहा सर इसके 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में आ जाएगा, तो इसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी। अब अगर आप यहां से देखना चाहो, देखो यहां देखो, किसी एक समूह में देखने गए तो हमने कहा हम देख रहे हैं संयोजकता, वैलेंसी, और संयोजकता को 2 जगह देखेंगे, एक देखेंगे समूह में और एक देखेंगे आवर्त में। एक देखेंगे समूह में और एक देखेंगे आवर्त में। अब ध्यान से देखना शुरू करो, ध्यान से देखना शुरू करो। देखिए अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी संयोजकता 1 है। क्यों संयोजकता 1 है? समूह में देख रहा हूं पहले, क्यों संयोजकता 1 है? इसका कारण यह है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1 आया। दूसरी बात, लिथियम में आए तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, अगली में 1 आ जाएगा। इधर लिखता चलता हूं, लिथियम को ले रहा हूं तो पहली कक्षा में 1 आ जाएगा, 2 और फिर 1 आ जाएगा। तीसरे को लेंगे 11 तो 2 आ जाएंगे, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंतिम कक्षा में कितना आया? 1 आया। फिर हम लोग किस पर आए? पोटेशियम पर। 2 और 8 10 और 1 18 और 1 19। अगर आप ऐसे देखते चलेंगे तो नीचे जाने पर सबसे जो आखिरी वाली कक्षा है, उस आखिरी वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। उस आखिरी वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। इसका मतलब यह आया कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, संयोजकता समान रहती है। एक बात हुई। चलिए मैं इसको लिखवाता हूं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन की संयोजकता देखोगे 1 है, फिर लिथियम की संयोजकता, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। सोडियम की सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है।
अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, ऐसे रुबिडियम की बात करेंगे, सीजियम की बात करेंगे, फ्रांशियम की बात करेंगे, सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। तो हमने ये बताया कि परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो संयोजकत्व को तय करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ये मैं पिछली कक्षा में लिखवा चुका हूं, इसलिए जल्दी लिखवा रहा हूं। अच्छा, अब यहां देखिए ध्यान से, अब मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूं। पहला यही लिखें, इसको दोबारा भरूंगा। यहां लिखिए, समूह में संयोजकता 0.1 डाल के लिख सकते हैं। संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है। मतलब सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है, इस बात का यह मतलब है। लिखिए, इन ग्रुप वैलेंसी ऑफ एन एटम इज सेम नॉर्थ टू साउथ, या इन सेम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता क्या होती है? समान रहती है। ये मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की। अब आगे चलिए, ध्यान से देखिए, क्या इस समूह की संयोजकता सबको क्लियर हुई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि समूह में संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर समान रहेगी? किसी को इस बात में डाउट है? अगर आप ये कहें कि सर पहले समूह में मत बताओ, आप पहले समूह में हमें समझ में आ गई, आप हमें दूसरे समूह में बताइए। अगर आप दूसरे समूह में कहेंगे तो बेरियम आया, बेरियम की 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बेरियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, फिर दूसरी कक्षा में 2 आ जाएंगे। 12 है, 2 8 और 10, 20 है, 2 8 10 और 8 18 और 2 20, तो 2 2 2 समूह में संयोजकता समान होती है। ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समूह में समान होती है। ठीक है, एक बात क्लियर हुई? आपको ये बात कैसे निकाली जाएगी? सर नील बोर्स का हमने एक मॉडल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वो ये कहता था कि किसी भी परमाणु में जो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2n² हो सकते हैं, 2n²। तो 2n² का मतलब था कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं। तो आप ऐसे जब भरते हुए चलेंगे तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि समूह में जो संयोजकता है वो ऊपर से नीचे जाने पर समान रहती है। एक बात तो ये हो गई। अब हम चलेंगे आवर्त में। अब हम लोग आवर्त में चलते हैं तो देखते हैं कि संयोजकता का आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप लिथियम की बात करेंगे बच्चों, लिथियम की संयोजकता बताइए एक बार कितनी है? लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 है, मतलब इसमें एटॉमिक नंबर 3 है। तो 2 भरे जाएंगे पहली कक्षा में, फिर भरा जाएगा 1। फिर आपने कहा बेरियम का 4 है तो 2 भरा जाएगा और फिर 2 भरा गया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां आ गए। फिर आपने कहा सर बोरोन को भरेंगे, अगर बोरोन को भरेंगे तो बोरोन को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे और फिर 3 भरे जाएंगे। यहां पहली कक्षा में 1 है, यहां दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी मतलब अंतिम कक्षा में। यहां अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। 6 पर आ जाइए, कार्बन पर आ जाइए। 2 भरेंगे, 2 भरेंगे और 6 भरेंगे, 2 भरेंगे और अगली कक्षा में आप जो है 6 भरेंगे। तो आप ये कहेंगे 2 भरेंगे, फिर ऐसे अगर ऑफ बाउ के हिसाब से भरेंगे तो 2 और 6 8 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में 2 भरोगे, अगली कक्षा में 6 भरोगे, अगली कक्षा में आप इसको 6 भरोगे। तो समझ में नहीं आ रहा है भाई? क्यों समझ में नहीं आ रहा है?
देखिए तो मैं क्या कह रहा हूं कि आवर्त में जा रहे हैं, आवर्त में जाने पर आपको संयोजकता देखनी है। कार्बन से आप आगे जाएंगे तो आप यहां से आएंगे नाइट्रोजन पे आ जाइए, 7 आ जाइए। जब आप 7 आएंगे, कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे आएंगे, 7 आएंगे तो 2 आ गए, 5 आ गए। अच्छा, जब 2 5 आ गए, 2 5 आ गए, तो यहां देखेंगे कि संयोजकता अब 4 से ऊपर बढ़ रही है। यहां अगर निकालोगे तो 4 आ जाएगी, 4 है, फिर 5 से ऊपर बढ़ रही है, फिर अगर ऑक्सीजन पर आओगे तो 8 आ जाएगी, फ्लोरीन पे जाओगे तो 9 अंतिम कक्षा में आ जाएगा। तो ध्यान से हमें यह समझना है, ध्यान से हमें यह समझना है कि जब आप किसी भी आवर्त में, किसी भी आवर्त में इस साइड से इस साइड जाना शुरू करते हैं तो संयोजकता पहले पहले घटती है। संयोजकता इधर जाओगे तो संयोजकता पहले पहले बढ़ेगी, 1 2 3 4, उसके बाद घटती है और उसके बाद शून्य हो जाती है। पहले संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद घटती है और उसके बाद शून्य हो जाती है, उसके बाद शून्य हो जाती है। लिखें इधर कि, अच्छा 2 पॉइंट यहां लिख लीजिए। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं या संयोजकता तय करती है। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही रहती है। जैसे आपने किसके केस में देखा, लिथियम के केस में देखा, बेरियम के केस में देखा। ठीक है, यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही रहती है। अभी अंग्रेजी में लिखूंगा दूसरा, यदि यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 है तो इसे 8 में से घटाते हैं, इसे 8 में से घटाते हैं, इसे 8 में से घटाते हैं। 4 होगी संयोजकता, 4 ही तो लिखी है भाई, क्योंकि वो तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, यहां तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है भाई, 4 ही होगी ना कार्बन की। कहां लिखा है वो, पीछे कहां गया पेज, इस पेज पर लिखा था। अच्छा पेज कहां गया, हट गया, अच्छा ये मिट गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, पहले दोनों पॉइंट लिख लीजिए फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे है। तो दोनों को अंग्रेजी में लिखें, इंग्लिश में। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 then valency will be same, valency will be same if number of electron in outermost cell, in outermost cell, ये मैं पीछे लिखवा चुका हूं भाई, इसलिए शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। भाई 2 बार लिखना ये अपना आप में एक बड़ी चिंता की बात है,
लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, शॉर्ट में मैं आपको लिखवा रहा हूं। दो बातें मैंने आपको लिखवाई कि अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 हैं तो वैलेंसी वही होगी, और अगर 5 6 7 8 हैं तो वैलेंसी जो होगी 8 में से घटा दी जाएगी। अब इसको क्या करते हैं हम, अरे बता रहे हैं भाई, संयोजकता कम ज्यादा कहां होती है, देखो तो सही, एक बार थोड़ा शांति से पढ़ने की कोशिश। आइए, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आइए हम लोग यहां चलते हैं, दूसरे आवर्त में चलते हैं, दूसरे आवर्त में चलते हैं भाई। तो इसके लिथियम की जो आपकी लिथियम की जो आपकी प्रोटॉनों की संख्या है वो 3 है, तो पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे और अगली कक्षा में 1 आ जाएगा। एक बात होगी, पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, अगली कक्षा में 1 आ जाएगा। अगला बेरियम पे आ गए, तो बेरियम में जो है भाई, बेरियम में हम लोग, बेरिलियम, बेरियम नहीं, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहली कक्षा में आ गए, 2 अगली कक्षा में आ गए। बोरोन में आ गए 5, 2 पहली कक्षा में आ गए और 3 अगली कक्षा में आ गए। कार्बन में आ गए 6, 2 पहली कक्षा में आ गए, 4 अगली कक्षा में आ गए। नाइट्रोजन में आए परमाणु क्रमांक 7, तो 2 पहली कक्षा में आए और 5 आए अगली कक्षा में, 5 अगली में। यहां से आ गए आपके ये जो है ऑक्सीजन, 2 पहली कक्षा में आ गए, 6 अगली कक्षा में आ गए, 2 और 6 8 हो गए, 2 और 6 8 हो गए। फिर यहां से आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन पर आए, फ्लोरीन का है 2, 2 पहली कक्षा में, 7 इससे अगली कक्षा में। इलेक्ट्रॉनिक जो आपका विन्यास है वो इसको लिख रहा हूं। अच्छा, ये 9 क्या है, परमाणु क्रमांक है। फिर हम आए नियोन पर, 2 पहली कक्षा में आए और उसके बाद 8 आए इसकी अंतिम कक्षा में। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। देखिए, इसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ऐसे चल रहा हूं मैं, यहां से इस वाले आवर्त में चला हूं, इसी वाले आवर्त में। फिर अगली कक्षा में 3, फिर अगले तत्व का 4, फिर अगले तत्व का 5, फिर अगले का 6, फिर अगले का 7, फिर अगले का 8। अच्छा सर, आपने कहा है कि अगर 4 तक संयोजकता होती है, अगर संयोजकता 4 तक होती है तो उसे वैसा का वैसा ही लिखते हैं, और अगर 4 से ज्यादा होती है, 4 से ज्यादा होती है तो उसे हम लोग 8 में से घटाते हैं। अगर हमने 8 में से घटाया तो सर नाइट्रोजन की संयोजकता 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगी, और हम ऑक्सीजन पर आएंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगी, फ्लोरीन की संयोजकता 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगी, और नियोन की संयोजकता 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगी। अब आप यहां देखिए कि पहले संयोजकता 1 2 3 4 थी, उसके बाद 3 2 1 0 हो गई। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयोजकता बढ़ती है, पहले संयोजकता बढ़ती है, उसके बाद संयोजकता घटती है और उसके बाद 0 हो जाती है। क्या ये बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? हां, संदेश बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, एक बार बताइए, मैं दोबारा बताऊं नहीं तो। नोट करके लिखें, किसी आवर्त में, बहुत बेसिक बात है भाई, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है और बाद में शून्य हो, अंतिम में लिखना, और अंतिम में शून्य हो जाती है। शून्य हो जाती है, अंतिम में शून्य हो जाती है। इन पीरियड, इन एनी पीरियड, इन एनी पीरियड लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, valency first increases, first increase, first increases। सर टॉपिक में first increases, then decreases, and in last, in last it will zero, जीरो हो जाएगा। देखो ध्यान से, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले बढ़ती है, फिर घटती है और अंतिम में शून्य हो जाती है। ये बात बताई। और यहां मैंने पीछे बताई एक बात कि किसी भी समूह में किसी भी समूह में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता बराबर होती है। ठीक है विश्वनाथ, ठीक है, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता संयोजकता बराबर होती है। ऊपर से आइए, इसकी भी बाहरी कक्षा में एक, 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 इसकी भी बाहरी कक्षा में एक। तो पहली बात हुई संयोजकता की। 8 में से ही क्यों ली? अष्टक नियम जो 8 का था उसकी वजह से ली। आप इस बात को मत कहें, घबराए से पढ़ाते हो और शब्दों थ्योरी का खुद से दोहराव क्यों करते हो? बच्चों को समझाओ सर। ये बात क्लियर है? चलिए आगे। संयोजकता की बात हो गई, एक बात हुई। चलिए अब लेते हैं दूसरा, परमाणु की त्रिज्या। समूह में संयोजकता ऊपर से नीचे समान रहती है। दूसरा, बच्चों आप लोग इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो एक हमारे ऊपर एक दबाव तो ये रहता ही है कि आपको कैसे हम बेहतर पढ़ा सके या कैसे आपको समझा सके, ये एक दबाव तो रहता ही है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगली बात, परमाणु की त्रिज्या। रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या कहां कहां देखेंगे हम लोग? समूह तथा आवर्त में, समूह तथा आवर्त में, इन ग्रुप्स एंड पीरियड, ग्रुप्स एंड पीरियड यहां देखेंगे। ठीक है। कह रहे हैं कि समझा नहीं पा रहे हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। चलिए अगली बात पर आइए। अब हम लोग परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। जब लोग परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु के केंद्र से, किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहर वाली कक्षा तक की जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लिखें, किसी भी परमाणु के केंद्र से सबसे बाहरी कक्षा तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है, सबसे बाहरी कक्षा तक की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन
the center of atom and outermost shell of atom is called a radius of atom. अब इसको देखेंगे, ये तो थ्योरी हो गई, ये तो थ्योरी हो गई, इसको आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग रेडियस की बात करते हैं। चलिए पहले हम लोग किसी समूह में रेडियस को चेक करते हैं कि रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी समूह में रेडियस को चेक करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितनी कक्षाओं की जरूरत है? एक कक्षा की जरूरत है, एक कक्षा की जरूरत है। ठीक है सर, इसके पास एक कक्षा होगी। लिथियम की बात आते हैं, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 1, अगली में 2। तो सर इसको कितनी कक्षा की जरूरत है? इसको 2 कक्षा की जरूरत है। सर सोडियम की बात आई, 2 और 8 10 और 1 11 है, तो कितनी कक्षाओं की जरूरत होगी? इसको 3 कक्षाओं की जरूरत पड़ेगी। सर पोटेशियम की बात आई, 19 है, 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, तो कितनी कक्षाओं की जरूरत पड़ी? 4 कक्षाओं की जरूरत पड़ी। और आप परमाणु की त्रिज्या क्या कह रहे हैं? आप परमाणु की त्रिज्या कह रहे हैं कि केंद्र से सबसे बाहरी कक्षा तक की दूरी, केंद्र से सबसे बाहरी कक्षा तक की दूरी। तो क्या आपको यह नहीं लग रहा है, क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती। इसका मतलब किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये बात क्लियर हुई कि परमाणु की त्रिज्या का मतलब क्या है? सर किसी भी समूह में या किसी भी परमाणु के केंद्र से लेकर उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा तक, केंद्र से लेकर सबसे बाहर वाली कक्षा तक की दूरी जो होती है उसे परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, उसे परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। सर केंद्र से लेकर त्रिज्या कह रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ेगा, जैसे जैसे किसी भी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से उनको सजाने के लिए कक्षाओं की संख्या भी बढ़ेगी। और अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, तो इसका मतलब यह होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो यहां नोट करेंगे, यहां नोट करेंगे परमाणु की त्रिज्या में। लिखें, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। द रेडियस ऑफ एटम increase in a group upward to downward। और ये कैसे बढ़ी है ये मैंने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करती है? ये कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करती है, कक्षाओं की संख्या पर निर्भर करती है। चलिए अब देखें जरा एक बार,
अब देखें, अगर हम लोग इसको आवर्त में देखने की कोशिश करें, आइए अगर हम लोग आवर्त में देखने की कोशिश करें तो देखिए कि हम लोग पहले आवर्त को देखते हैं। पहले आवर्त को देखते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को भरने के लिए एक ही कक्षा चाहिए, एक ही कक्षा चाहिए। दूसरी बात, हीलियम के पास गए तो हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन दो आ सकते हैं, तो इसके पास दो कक्षाएं, मतलब एक ही कक्षा चाहिए दो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए। तो ये तो हो गई पहले आवर्त की बात। अगर दूसरे आवर्त में आते हैं तो इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में दो हो जाएंगे और अगली कक्षा में एक आ जाएगा। बेरिलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में दो आ जाएंगे, अगली कक्षा में फिर दो आ जाएंगे, चार। हम लोग बोरोन पर आते हैं, पहली कक्षा में दो हो जाएंगे, अगली कक्षा में दो और तीन पांच हो जाएंगे। कार्बन के हैं छह, पहली कक्षा में दो, अगली कक्षा में चार आ जाएंगे। नाइट्रोजन के हैं सात, पहली कक्षा में दो, अगली कक्षा में पांच आ जाएंगे। ऑक्सीजन के हैं आठ, पहली कक्षा में दो, अगली में छह आ जाएंगे। फ्लोरीन के हैं नौ, पहली कक्षा में दो, अगली में कितने आ जाएंगे, सात आ जाएंगे। नियोन में पहली में दो, अगली में। अगर आप ये देखने की कोशिश करो, अगर आप ये देखने की कोशिश करो कि किसी भी आवर्त में कक्षाओं की संख्या बराबर बराबर होती है, किसी भी आवर्त में कक्षाओं की संख्या बराबर बराबर होती है, इसका मतलब आपको यह देखना होगा, इसका मतलब आपको देखना होगा कि कक्षाओं की संख्या तो बराबर हुई, क्या बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हुए? बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते। देखिए जरा, लिथियम के अगर बाहरी का दो और एक, दो और दो चार, दो और तीन पांच, दो और चार छह, दो और पांच सात, दो और छह आठ, दो और सात नौ, दो और आठ। ये बताइए कि इधर जाने पर बाहर वाली कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं क्या? किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। कक्षाएं बराबर हैं, पर कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए सेम कक्षा में ही। इसका मतलब जो इसके भीतर प्रोटॉन है, जो नाभिक के भीतर प्रोटॉन है, वो यहां एक नाभिक को थाम, एक इलेक्ट्रॉन को थाम रहे हैं, यहां दो को थाम रहे हैं, यहां तीन को थाम रहे हैं, यहां चार को थाम रहे हैं। क्योंकि आपने ये पता है, आपको ये पता है कि किसी भी परमाणु के भीतर किसी भी परमाणु के भीतर जो प्रोटॉनों की संख्या है और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बराबर बराबर है। इसका मतलब यहां पर तीन प्रोटॉन होंगे और तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तीन प्रोटॉनों को संभालने कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन। चार प्रोटॉनों को संभालने कितने हैं, चार इलेक्ट्रॉन। पांच प्रोटॉनों को संभालने कितने हैं, पांच इलेक्ट्रॉन। छह प्रोटॉनों को संभालने कितने हैं, छह इलेक्ट्रॉन। अब आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इधर चलते चले गए, कक्षाएं तो बराबर रही, कक्षाएं तो बराबर रही, लेकिन कक्षाएं तो बराबर रही, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से परमाणु ज्यादा ताकत से खरीदेंगे, जिसकी वजह से परमाणु ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचेंगे। इसलिए जैसे किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो उसकी त्रिज्या घटती चली जाती है, उसकी त्रिज्या घटती चली जाती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या समान रहती है, उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इसीलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचता है और ज्यादा ताकत से खींचने की वजह से, ज्यादा ताकत से खींचने की वजह से परमाणु की त्रिज्या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है, बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है। लिखें, किसी आवर्त में परमाणु की त्रिज्या
बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इन एन एटम, द इन एन पीरियड, किसी भी इन एन पीरियड, द रेडियस ऑफ एटम is decrease toward left to right, toward left to, दो बातें हो गई, toward left to right। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ बच्चे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई थी, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। तो यहां से नीचे जाएंगे तो ये बढ़ती जाती है, इधर से इधर जाएंगे तो ये घटती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए देखिए जरा, ये बातें क्लियर कर देता हूं, फिर जो इसका पॉइंट बचा है वो आगे देखेंगे। हमने कहा प्रॉपर्टी देखनी है, संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, 4 से 0 तक फिर घटती जाती है, 4 से 0 तक फिर घटती जाती है। अगली बात, कहां पर है ये? आवर्त सारणी में। अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे संयोजकता तो 1 से 4 बढ़ेगी, फिर 4 से 0 तक घटती जाती है। और अगर किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये समान रहती है संयोजकता। आपने देखा कि सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, तो सबसे बाहर वाली में एक एक मिल रहा है। ठीक है, आगे परमाणु की त्रिज्या की बात की कि परमाणु की त्रिज्या अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो घट रही है, और अगर समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रही है। बाएं से दाएं जाने पर क्यों घट रही है, उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि कक्षाओं की संख्या समान है, और कक्षाओं की संख्या समान होने के बावजूद एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रोटॉन उनको ज्यादा ताकत से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परमाणु की त्रिज्या कम हो जाती है। जबकि किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर यह क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, अब ये जो मैं आपको रिवीजन करवाता हूं ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं फटाफट। तो एक बार देखें, रिवीजन कराता हूं। मैंने आपको बताया संयोजकता, सबसे पहले संयोजकता बताया। संयोजकता के बाद हम लोग गए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 से 4 तक है तो सेम रहेगी, 5 6 7 है तो 8 में से घटाएंगे। समूह में संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर जो है सेम रहती है। परमाणु की त्रिज्या की बात, और यहीं पर आपने आवर्त की बात भी देखी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर अंतिम में शून्य हो जाती है। ठीक है, फिर यहां से आगे गए तो परमाणु की त्रिज्या की बात की कि किसी भी परमाणु में केंद्र से बाहरी जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, और किसी भी आवर्त में परमाणु की त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है। अब हम तीसरा गुण ले रहे हैं इसका, एक बार तीसरा गुण ले रहे हैं। तीसरा गुण है इसका धात्विक गुण, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा गुण ले रहे हैं धात्विक गुण, और अब देखते हैं कि जो धात्विक गुण होता है इसका क्या महत्व होता है।
धात्विक गुण जो होता है परमाणु त्रिज्या में, इसका क्या महत्व होता है, ये हमें देखना है। तो तीसरा पॉइंट आप डालेंगे, तीसरा पॉइंट आप डालेंगे धात्विक गुण, मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण या मेटेलिक प्रॉपर्टी। सुनना ध्यान से, जिन लोगों को ये दोनों बातें समझ में आई है, जिन लोगों को दोनों बातें समझ में आई है, उन्हें ये बात भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। धातु का गुण क्या होता है? धातु का गुण होता है कि सबसे जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं तो इसका मतलब होता है उन पर ऋणावेश त्याग देती हैं और वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान से समझें कि धातुओं का गुण क्या होता है। धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। धातुओं का गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति और 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 धनावेश प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉन त्यागने और धनावेश प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, धनावेश प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। क्या गुण होता है धातुओं का? धातुओं का क्या गुण होता है? धातुओं का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धनावेश प्राप्त करती हैं, धनावेश प्राप्त करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है? मुझे ये बताइए। अगर हम लोग यहां देखें तो यहां 4 के बाद जब देखेंगे तो बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो यह बताइए कि इधर जाने पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रकृति मजबूत होगी या कमजोर होगी? इधर जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति मजबूत होगी या कमजोर होगी? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, 2 को त्यागना आसान है, 3 को त्यागना बहुत मुश्किल है, 4 को और मुश्किल, 5 को और मुश्किल, 6 को और मुश्किल, 7 को और मुश्किल, 8 को। इसका मतलब यह है कि भाई इधर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के, इधर जाने पर किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। इसीलिए धात्विक गुण कमजोर होता है। इसीलिए धात्विक गुण, इसीलिए धात्विक गुण, अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, लिखें, धात्विक गुण में लिखना है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता घटती है, धात्विकता घटती है और धात्विकता घटती है और अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता बढ़ती है। तो लिखें, इस पॉइंट को पूरा करें। इन अ पीरियड टूवर्ड लेफ्ट टू राइट, हाँ जी बस 30 सेकेंड, टूवर्ड लेफ्ट टू राइट मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम
ऑफ एटम इज डिक्रीज, घटती है। बात क्लियर है? एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। कल की क्लास में अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रह गया है तो कल की क्लास में हम इसको देखेंगे, और यहां तक आपको याद करना है। 30 सेकंड हम ले रहे हैं क्लास के। ये देखिए, मैं आपको धात्विक गुण बताया कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटता है। ठीक है, क्यों घटता है? क्योंकि भाई इधर से उधर जाओगे तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली गई, और अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागना मुश्किल होता जाएगा। अब जिसकी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 लेने की कोशिश करेगा, ना कि 5 त्यागने की कोशिश करेगा। तो ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। ये टॉपिक अभी कई 2-3 दिन तक इस तरीके से चलता जाएगा। आप इसके फंडामेंटल को समझते चलिए, और फिर मिलेंगे। एक बार भैया कमेंट दिखा दीजिए, ठीक है? तो चलिए, एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा, और कल इसको फिर हम लोग पूरा करेंगे। कल इसको पूरा करेंगे। आज के लिए नमस्ते, थैंक यू। समझने की एक बार कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नमस्ते।